कर लेंगे. Hopefully by the end of the lecture only small portion of chapter will remain जो हमें वहाँ पे करना होगा. बाकी रिजम हमारे एंड से हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे. ठीक है, चलिए. So let me start the screen share and थोड़ा सा देख लेते कि हमने क्या किया था एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. So, हमने यहाँ पे बात किया था अबाउट द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या उनमें होते हुए आपको मिल जाता है. वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स. वी हैव सीन सेल वॉल कैसे बनी हुई होती है, मीजोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमैटोफोर्स, ये सब आपके यहाँ पे क्या होते हैं. दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन. ये सब चीजें हमने यहाँ पे देख ली थी. ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके, देख चुके, समझ चुके हैं. राइट नाउ वी हैव सीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वी हैव सीन द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल, ये सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं. एंड वी हैव अंडरस्टूड कि हर एक का यहाँ पे पर्पस क्या होता है. लाइक सेकेंडरी सेल वॉल आपकी एक्टिव कब होगी या कब बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल आपकी कब बनेगी, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया था. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी आर डन विद. इतनी चीजें हमने यहाँ पे कर ली है. तो इसको लेके अगर कोई सवाल आता है आपके सामने, देन यू शुड बी एबल टू आंसर दोस थिंग्स जल्दी जल्दी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने बात स्टार्ट की थी हमारे यहाँ पे ईआर से. वी हैव स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमने यहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट की थी. सो ईआर में हम यहाँ पे देखने को यहाँ पे क्या मिलता है, दैट ईआर विल हैव लाइक टू कंपोनेंट्स. इट विल हैव द आरईआर एंड एससीआर. सो ईआर के अंदर यू हैव योर आरईआर और एससीआर हमको मिलेगा देखने के लिए. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको राइबोसोम्स देखने के लिए नहीं मिलते. आरईआर में आपको राइबोसोम्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. दैट इज व्हाट वी नो, दैट इज व्हाई हम उसे वहां पे आरईआर बोलते हैं. देन आरईआर का काम यहाँ पे क्या होता है, तो ये काम आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको याद रखना है. आरईआर विल हैव रोल ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग एंड ग्लाइकोसिलेशन. ये तीन चीजें आपका यहाँ पे आरईआर कर रहा होता है. याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फोल्डिंग एंड ग्लाइकोलेशन, ये तीन रोल आपका यहाँ पे आरईआर आपको यहाँ पे करके देगा. ठीक है, दीज आर द थ्री मेन रोल्स डन बाय माय आरईआर. मैंने आपको एक और चीज बताई थी पिछले क्लास के अंदर कि ग्लाइकोसिलेशन जो आपको यहाँ पे होता है, ये आपका आरईआर तो कर ही रहा है, बट आरईआर के साथ साथ इवन गोल्गी एपरेटस भी ये कर सकता है. अलॉन्ग विद दैट द गोल्गी एपरेटस विल आल्सो हैव अ रोल ऑफ माय ग्लाइकोसिलेशन, ये आपका कर लेगा. ओके, देन जब हम आरईआर की बात कर चुके हैं यहाँ पे, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय एससीआर. तो अब हमने आरईआर की यहाँ पे बात कर ली, अब हम बात करते हैं एससीआर के बारे में. सो जब हम डिस्कस करते हैं या जब हम समझते हैं यहाँ पे हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, when we try to understand my SCR, तो यहाँ पे आपको क्या होते हुए मिलेगा, लाइक इसका यहाँ पे रोल क्या होगा. सो पहले रोल आपको याद रखना है, SCR will have a role in my lipid synthesis. तो लिपिड सिंथेसिस में इसने क्या आपका यहाँ पे रोल प्ले करना है. सो दैट इज द वन रोल इट विल प्ले. लिपिड सिंथेसिस के अंदर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आपका ये प्ले करेगा. देन इट विल ऑल्सो प्ले रोल इन माई स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस. स्टेरॉइड हार्मोन्स जो आपके होते हैं उनका सिंथेसिस में भी आपका एससीआर रोल प्ले करता है. फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, ये आपके कुछ वैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जिनको बनाने में आपका ईआर आपका यहाँ पे रोल प्ले करेगा. दीज आर सम ऑफ द हार्मोन्स व्हिच हैव बीन सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ माय ईआर. तो ये बात भी आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी याद. देन एससीआर, देन इट इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम. इसका काम यहाँ पे होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम का. सो कैल्शियम का स्टोरेज आपके यहाँ पे किया जाएगा बाय माय एससीआर. एंड उसके बाद दिस ऑर्गेनल विल आल्सो हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन. ये डिटॉक्सिफिकेशन करने में आपकी मदद करता है. मतलब टॉक्सिक कंपोनेंट को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम आपको होता है एससीआर का. तो याद रखना, एससीआर का सबसे ज्यादा अमाउंट आपको मिल सकता है लिवर के अंदर, क्योंकि लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो आपका डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है. तो याद रखना, एससीआर के ये चार रोल आपको यहाँ पे याद रखने हैं: लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस एंड माय डिटॉक्सिफिकेशन. आप जानते हो आपका जो एससीआर आपको मसल्स में मिलता है उसका नाम वहां पे होता है sarcoplasmic reticulum. If you remember this, the SCR you find in the muscle was called as my sarcoplasmic reticulum.
याद रखना है एससीआर की ये 4 रोल, लिपिड सिंथेसिस, गुड इवनिंग डिम्पल, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये 4 रोल आपके हो जाते हैं यहाँ पे एससीआर के। दे आर द रोल्स, इनके ऊपर बेस्ड ही आपका सवाल आएगा। तो एससीआर हमने आप देख लिया, आरईआर हमने पहले ही देख लिया था। यहाँ पे आपका ईआर आपका खत्म हो जाता है। याद रखना, ये जो ईआर के जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स आपके बने हुए, यू कॉल देम एज अ सिस्टर्न है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यू कॉल देम एज अ सिस्टर्न है। एंड बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, यू कॉल देम एज सिस्टर्नल स्पेस, या फिर आप इवन इवन इन्हें यहाँ पे आप बोल सकते हो एज अ ल्यूमेन, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ ल्यूमेन। So either you can call them as a lumen or you can call them as a cistern. So any of the two terms can be used over there. ठीक है, तो एक ये बात आपको सबको यहाँ पे रखनी याद। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि आपका आरईआर अपना काम करेगा। अब आरईआर ने अपना काम कर, मतलब ईआर ने आरईआर ने जो भी है अपना काम कर दिया। अब वो करता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ वेसिकल्स मिलेंगे, दीज आर वेसिकल्स। तो याद रखना, जो भी आप ईआर में करते हो, जो भी आप ईआर में बनाते हो, अल्टीमेटली इसको हम भेजते हैं आपकी गोल्गी की तरफ। सो फ्रॉम दैट इट विल बी सेंट इनसाइड द गोल्गी। अब गोल्गी को अगर कभी आप ऑब्जर्व करोगे, इफ यू ऑब्जर्व द गोल्गी एपरेटस, क्योंकि वो हमारा दूसरा ऑर्गेनल है आपके यहाँ पे, अगर आप गोल्गी एपरेटस को अगर कभी ऑब्जर्व करते हो, तो इसके अंदर भी आपको अलग अलग आपको सिस्टर्न ही मिलेंगे। इसमें भी ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वी कॉल देम एज अ सिस्टर्न है। ठीक है, अब आपके ईआर से आपका वेसिकल यहां से निकल के आएगा, ईआर से आपका वेसिकल, and this vesicle will enter inside the Golgi apparatus। एंड गोल्गी में ये आपका कहाँ जाता है, सो गोल्गी में ये आपका जाएगा, इट विल एंटर इनसाइड द सिस स्पेस। तो गोल्गी में जहां से आपका वेसिकल एंटर करता है, जहां से आपका ईआर का कंटेंट गोल्गी में एंटर करेगा, उस स्पेस को हम बोलेंगे यहाँ पे सिस स्पेस। दैट विल बी कॉल्ड एज माय सिस स्पेस। अब वेसिकल आपका अंदर चला गया ये गोल्गी के अंदर। अब गोल्गी के अंदर आने के बाद उसके अंदर कई सारी चीजें की जाती है, मतलब आपका जो प्रोटीन होगा या लिपिड होगा, उसके अंदर आप काफी चीजें आप वहां पे चेंजेस आप कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। आपको जो वहां पे चेंजेस करने हैं वो आप वहां पे कर लोगे। और उसके बाद आपके गोल्गी के ट्रांस फेस में से, दिस इज द ट्रांस फेस, दिस इज योर ट्रांस फेस। तो ट्रांस फेस में से आपका वेसिकल निकल के आएगा। सो यहां से यू विल फाइंड द वेसिकल विल कम आउट। So trans phase में से I'll be finding the vesicle is going to come out and this vesicle will be having some kind of modification हो चुका है। मतलब बेसिकल में, बेसिकली वेसिकल है क्या, इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर आपका होगा प्रोटीन, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो जाएगा गोल्गी के अंदर। और गोल्गी में भेजने के बाद आप उसकी करोगे पैकिंग, मतलब पैकिंग करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे, राइट। वो आपने कर लिया, उसके बाद ये आपका बाहर निकल के आएगा ट्रांस फेस से। इसको हम एक वेसिकल के अंदर रखेंगे, ये इसके अंदर जो चेंजेस आपने कर दिए थे हो गए होंगे। एंड नाउ दैट वेसिकल विल बी यूज्ड टू सेंड द प्रोटीन इधर बाहर, या फिर सेल के अंदर कहीं भेजना होगा तो आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये जो आपका हो रहा है गोल्गी के अंदर, दैट इज ऑल डन बिकॉज आपका ईआर में से आपका कंटेंट गोल्गी में जा रहा है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ सम बैग लाइक स्ट्रक्चर विच यू कॉल देम एज अ वेसिकल्स। आपको याद यहाँ पे रखना है कि एंटर किया जाता है गोल्गी के अंदर वाया सिस फेस, और बाहर निकलते हो आप वाया ट्रांसफेज। ट्रांसफेज है ना सिस फेज, तो ये जो फेज मेरा पे ये मेरा ट्रांसफेज है, दिस इज द ट्रांसफेज। यहाँ से आपके वेसिकल्स बाहर निकलेंगे और वेसिकल्स के अंदर आपके प्रोटीन होंगे, लिपिड होंगे, जिनके अंदर आपने जो रिक्वायर्ड चेंजेस करने थे आप कर चुके होंगे। तो ये बात इसके अंदर आपको रखनी है याद। ठीक है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, लग रहा है कि सर ये वापस से रिपीट हो जाना चाहिए, देन बता देना। ये मत सोचना कि आप सब लोग पुराने हो चुके हो तो नहीं बोलना ही ज्यादा जायज रहेगा। डोंट थिंक लाइक दैट, प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन अगर कोई समझ नहीं आ रही तो ये आपको होते हुए इसमें मिल जाता है। नाउ व्हाट इज माय गोल्गी इज नोन फॉर। देखो लिपिड का तो हमने यहाँ पे रूल देख लिया, लिपिड के रूल हम यहाँ पे क्लियर है, ये क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। गोल्गी का काम यहाँ पे क्या होता है, गोल्गी इज मेनली नोन फॉर माय पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल। आपका पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन जो करना होता है ना प्रोटीन के अंदर, लिपिड के अंदर, वो आपका गोल्गी एपरेटस आपको करके देगा। इसके अलावा याद रखना गोल्गी एपरेटस बहुत वेल नोन है इन द फॉर्मेशन ऑफ glycoprotein and glycolipid. So Golgi apparatus is going to be very important in the formation of, is very important in the formation of glycolipid and glycoprotein.
सो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में आपका गोल्गी एपरेटस आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद कर देगा. इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, राइट. इसके अलावा आप एक और बात रखना है, गोल्गी एपरेटस इज आल्सो नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. आपसे पूछा जाएगा कि आपका गोल्गी बॉडी क्या बना के देता है आपको यहाँ पे, याद रखना गोल्गी बॉडी जो आपका होगा इट इज नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माई लाइसोसोम्स. सो लाइसोसोम्स फॉर्मेशन भी ये लोग ही करते हैं. Lysosomes formation is something done by my Golgi apparatus. तो ये बात भी आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. सो कैमिलो गोल्गी ने इसे डिस्कवर किया था पहली बार. इट इज अ डेंसली स्टेन्ड रेडिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस. दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिश शेप सैक सिस्टम mm तक डायमीटर के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. This is how the Golgi will look like. याद रखना, it will have the cis phase, it will have the trans phase. Cis phase से आपके वेसिकल अंदर आते हैं और trans phase से बाहर निकलते हैं. और वेसिकल के अंदर आपका प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, जिसकी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो. That is what it has been known for, right? The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered to either to the intracellular target or secreted outside the cell. जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि आप पैकेजिंग करते हो मटेरियल की. अगर आपको चीजों को सेल के अंदर ही कहीं पे भेजना है या आपको सेल के बाहर भेजना है, तो पैकेजिंग करने का काम जो यहाँ पे होगा वो आपकी गोल्गी एपरेटस का यहाँ पे हो जाएगा. इट इज अ इंपॉर्टेंट साइट फॉर माय ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस. ये दो चीजें यहाँ पे काफी आसानी से बनाई जा सकती है हमारे गोल्गी एपरेटस के अंदर, राइट. नाउ अलॉन्ग विद दैट आल्सो नो वन मोर थिंग इन दिस. एक और बात यहाँ पे सब लोग याद रखना, दैट गोल्गी बॉडी जो आपका होता है ना, मैंने आपको पहले बताया था, इट इज ऑल्सो नोन फॉर माय ग्लाइकोसिलेशन. ये ग्लाइकोसिलेशन के लिए भी जाना जाता है. सो ग्लाइकोसिलेशन के लिए आपके दोनों लोग जाने जाएंगे. आपका आरिया और गोल्गी बॉडी दोनों के दोनों आपके यहाँ पे दे आर वेल नोन फॉर ग्लाइकोसिलेशन. सो प्लीज मेक श्योर दैट अगर आपके सामने सवाल आ रहा है देन आपको यार दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपके पास होगा वहां पे, इधर गोल्गी और आरिया, बिकॉज बोथ ऑफ देम कैन परफॉर्म द रोल ऑफ माय ग्लाइकोसिलेशन. याद रखना, ग्लाइकोसिलेशन यहाँ पे कर रहा है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, इवन योर लाइसोसोम फॉर्मेशन डन बाय माय गोल्गी एपरेटस. आपके जो सुसाइडल बैग्स होते हैं वो भी यही आपको बना के देगा. उसके अलावा मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इज समथिंग डन बाय माय गोल्गी एपरेटस. इतनी चीज आपको याद रखनी है. नीट के कॉन्टेक्स्ट में इतना आपके लिए इनफ रहेगा. नाउ टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस. द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर. क्या हो जाएगा इसके अंदर आंसर? जल्दी से हैंड रेज करके बताओ, आंसर करो, बताओ. बताइए मुस्कान, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन आपको लग रहा है? क्या अपूर्वा को भी लग रहा है? यस सर. So I think everyone will agree on this. It's your option B यहाँ पे. In post translational modification of protein and glycosylation of lipid, ये आपके यहाँ पे किया जाएगा बाय माय गोल्गी एपरेटस. So glycosylation हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ये सब आपके यहाँ पे गोल्गी एपरेटस आपके यहाँ पे करके देगा. चलो, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ, वैसे ही अनम्यूट करके बोल सकते हो, हैंड रेज करके जरूरत नहीं. राइट, गोल्गी एपरेटस हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस. तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर बन के आ जाएगा. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय लाइसोसोम्स. क्या होते हैं लाइसोसोम्स, क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे समझते हैं. अब जब भी लाइसोसोम्स आपके सामने टर्म आता है तो बचपन में हमारे सामने ये बात आती है कि लाइसोसोम्स मतलब सुसाइडल बैग्स. दैट्स द फर्स्ट थिंग हम लोग सीखते थे कि वो सुसाइडल बैग्स आपके यहाँ पे होते हैं. अब याद आपको ये रखना है कि लाइसोसोम्स जो आपको मिलेंगे, अगेन दीज आर द, assume that ये मेरा एक लाइसोसोम है यहाँ पे, दिस वन ऑफ द लाइसोसोम, and lysosome is again organelle which will have inside hydrolytic enzyme. तो इस ऑर्गेनल के बीच में आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, देखिए, you will have a presence of the hydrolytic enzymes आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए. So inside the lysosomes you will have a presence of your hydrolytic enzymes. तो कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए लाइसोसोम्स के अंदर. आपको याद यहाँ पे रखना है कि जो एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं देखने के लिए, ये आपके एक्टिव रह सकते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर. सो जितने मुझे यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दे कैन रिमेन एक्टिव ओनली एट अ लोअर पीएच. सो दे कैन बी रिमेन एक्टिव एट अ पीएच ऑफ अराउंड 4. सो पीएच अगर आपका 4 जितना है, राइट, सो पीएच हैज टू बी एसिडिक ऑल द टाइम. सो आपका इस पीएच के ऊपर, at this particular pH, I'll be finding the lysosome is going to remain, like the enzymes will remain active in this pH. So ये pH आपका पे मेंटेन करना होता है, तब आपके एंजाइम यहाँ पे आपके एक्टिव रहते हैं. अब आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक लाइसोसोम ऑर्गेनल के अंदर आप ये pH एक्टिव कैसे रखते हो, मेंटेन कैसे करते हो, इतना एसिडिक pH आपने यहाँ पे मेंटेन कैसे करना है.
तो आपने करना यूं है कि आपके यहाँ पे लगे होंगे कुछ प्रोटॉन पंप्स, यहाँ पे लगे होंगे आपके कुछ यहाँ पे आपके प्रोटॉन पंप्स, और इनकी वजह से आप क्या करते हो, H प्लस आयंस को आप अंदर भेजते हो। तो कई सारे H प्लस आयंस को आप बाहर से अंदर भेजोगे, सो मेनी H प्लस आयंस फ्रॉम आउटसाइड विल बी थ्रोन इनसाइड द लाइसोसोम। और ये जब आपके यहाँ पे करा जाता है तो इससे आप क्या कर पा रहे हो, आप बेसिकली अपने पीएच को अपना मेंटेन कर पा रहे हो। तो आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आप अंदर पीएच को आप कैसे मेंटेन करोगे, देन याद रखना द पीएच इनसाइड द लाइसोसोम इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ माय प्रोटॉन पंप। सो प्रोटॉन पंप की मदद से आप अपने पीएच को अंदर का यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। सो ये एक चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। दैट इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नो इन दिस, कि पीएच को आप अंदर मेंटेन करोगे बाय एडिंग द प्रोटॉन्स इनसाइड। नाउ लाइसोसोम के बारे में आपको जो एक अलग सी बेक हो, यू नो दैट इट विल प्ले अ रोल इन माय इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में, ये आपकी मदद करेगा, ये तो आप पहले से जानते हो। आपको याद ही रखना है that lysosomes are also called as my polymorphic organelle. Lysosomes are also called as my polymorphic organelle. कोई बताना चाहेगा इसे हम polymorphic organelle क्यों हैं? बताइए मोनिका। Because ये different kinds के होते हैं, like primary, rhizosome, secondary, and autophagic और residual. राइट, सो यस यू विल फाइंड ये ऑर्गेनल को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल, बिकॉज इसके अलग अलग टाइप्स आपको मिल जाते हैं, बिकॉज यू हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स यू कैन सी इन द सेल। अब क्योंकि लाइसोसोम्स के आपको अलग अलग टाइप्स आपको मिल जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। अब पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये है लाइसोसोम यहाँ पे, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो एक टाइप का नहीं होता, आपके अलग अलग टाइप्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। सो विल जस्ट हैव अ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग कि वो टाइप्स क्या होता है। सबको हमें नहीं सीखना है, बट एटलीस्ट उसके नाम हमें यहाँ पे मालूम होने चाहिए। सो याद रखना लाइसोसोम एक लौता आपका यहाँ पे होगा पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल, क्योंकि इसके आपको अलग अलग टाइप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यू कैन हैव अ टाइप लाइक योर प्राइमरी लाइसोसोम, you can have a secondary lysosome, और फिर आपका यहाँ पे आता है ऑटोफेजिक लाइसोसोम, and fourth is my residual body, residual body। तो पांच चार अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे, टाइप के लाइसोसोम्स आपको सेल के अंदर मिल सकते हैं, देख लिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी से कि लाइसोसोम आपका यहाँ पे एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल की तरह जाना जाता है। तो आपसे अगर कभी सवाल या स्टेटमेंट आ जाता है तो भूलना मत, ये आपका एक लौता ऑर्गेनल है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल, बिकॉज इसके आपको अलग अलग टाइप्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। अब यहाँ पे इन टाइप्स का काम क्या होता है अभी तो हम इसे यहाँ पे सीखेंगे नहीं, बट हम एक दो नाम यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यू हैव ऑटोफेजिक लाइसोम। अब ऑटोफेजिक लाइसोम आप यहाँ पे क्या कर रहा होता है, सो इसको हम रखते हैं साइड में। सो ऑटोफेजिक लाइसोम जो आपका यहाँ पे होता है उसका काम होता है टू ब्रेक डाउन द वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। सो ऑटोफेजिक लाइसोसोम जो आपका यहाँ पे होगा ये करता क्या है, व्हाट इट विल डू। तो ये करेगा ये कि अगर आपके सेल के अंदर कोई पुराना ऑर्गेनल है, अगर आपके सेल के अंदर कोई तो भी समझो माइटोकॉन्ड्रिया है जो बहुत पुराना हो चुका है, अगर आपके सेल के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है जो बहुत पुराना हो चुका है तो उसको रखने का कोई मतलब है नहीं, वो आपके लिए एटीपी नहीं बना रहा। सो अस्यूम दैट देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द सेल एंड इट इज अ वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया। वॉर्न आउट मतलब पुराना हो चुका है, दिस इज अ वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया। अब वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि मेरा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पुराना हो चुका है, ये कुछ खास काम कर नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, इसे आप यहाँ पे डाइजेस्ट कर दोगे ताकि इसको रिप्लेस करके आप नया बनवा सको। तो इसको डाइजेस्ट करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं, वो करने के लिए आपका जो लाइसोम आगे आएगा दैट इज माय ऑटोफेजिक लाइसोम। याद रखना ऑटोफेजिक लाइसोम का काम होता है कि पुराने ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करना। पुराने ऑर्गेनल्स हो गए, पुराने कोई दूसरे प्रोटीन्स हो गए जिनका कोई काम नहीं है, उनको जाके सेल के अंदर ये डाइजेस्ट कर देगा। सो दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। तो यहाँ पे किया ये जाएगा कि आपका समझो लाइसोम यहाँ पे खड़ा है ऑटोफेजिक वाला, और इसने इसे यहाँ पे देख लिया कि यार ये तो पुराना हो चुका है, इसने दूर से उसे वहां पे देख लिया। तो क्या किया जाएगा, ये इसके पास आएगा, इट विल कम नियर बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद इसके आसपास बनाएगा यहाँ पे एक मेम्ब्रेन की लेयर। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास इट विल मेक वन ऑफ द मेम्ब्रेन की लेयर आपको बना के देगा।
एक बार मेम्ब्रेन की लेयर आपके यहाँ पे बन गई, उसके बाद क्या होता है, इट विल कम एंड अटैच विद द स्ट्रक्चर, ये जाके उसका यहाँ पे चिपक जाएगा. सो दिस लाइसोम विल कम एंड अटैच ओवर हियर, यहाँ पे अपने आप को कर लेगा अटैच. और अटैच करने के बाद इसने क्या करना है, इसने रिलीज करने अपने एंजाइम्स. इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द एंजाइम्स, जिसके पास ऑलरेडी एंजाइम्स थे वो आपके रिलीज कर देगा आपका यहाँ पे. तो इससे होता क्या है, आप माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट भी कर लोगे और उसका डाइजेस्ट करने के बाद जो मटेरियल होता है वो बाहर भी निकलेगा. ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट करने के बाद सारा उसका कंटेंट बाहर निकल जाए, सेल में फैल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता. द माइटोकॉन्ड्रिया, excuse me, the mitochondria will get digested and useful things will be kept and बाकी चीजों को आप वहां पे निकाल के फेंक दोगे. तो ये काम करता है आपका यहाँ पे autophagic lysosome. It will break down the worn out mitochondria. Mitochondria नहीं, worn out organelles. So any of the worn out organelles can be broken down using my autophagic lysosomes. ये क्या रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज वन थिंग व्हिच शुड बी रिमेंबर्ड. बाकी याद रखना, बाय द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक बिकॉज़ यू हैव डिफरेंट टाइप्स यू फाइंड इन देम. देन आपको मिलेगा यहाँ पे लाइसोसोम का क्या लिखा हुआ है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस. गोल्गी आपको ये बना के देती है. इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme. अलग अलग टाइप के एंजाइम्स आपको यहाँ पे काफी इजीली देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है. यू कैन सी ऑल दोज एंजाइम्स वेरी इजीली इन द सेल. DM और SM, ये क्या है बेटा, क्या अभिषेक वैसे ही पूछ. No, it is going to be a single membrane organelle. It is going to be a single membrane organelle, but it will have a membrane. All the organelles which are a part of my endomembrane system will have a membrane, but yes, this will have a single membrane organelle. Okay. Then double membrane में याद रखना, you will have this mitochondria chloroplast. So ये आपके यहाँ पे काम करता हुआ आपका autophagic lysosome आप यहाँ पे हो गया. Then we have a lysosome are going to be highly polymorphic organelle. ये हम यहाँ पे देख लेते हैं. These are my polymorphic organelles यहाँ पे. And then we have this again lysosome. You can see you have the hydrolytic enzymes which will have a very low pH. They will always have a low pH. So इनके अंदर आपको हमेशा मिलेगा presence of your pH going to be around 4. तो ये आपको मेंटेन करना पड़ता है. Okay, now let's talk about my vacuoles. अब जब आप यहाँ पे vacuoles की बात करते हो, vacuoles is a membrane bound space found in the cytoplasm. It contains water sap, excretory product and other material not useful for the cell. तो सेल के पास जो भी काम का चीज नहीं होता वो आप वैक्यूल में रख देते हो. जो भी आपके पास काम की चीज यहाँ पे नहीं मिलती वो आप यहाँ पे वैक्यूल में आप रख दोगे. अब प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल एक बहुत बड़े एरिया कवर करता है. सो प्लांट सेल के अंदर जो आपका वैक्यूल होगा, इट विल कवर अप 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. सो प्लांट सेल में वैक्यूल इज विल हैव अ लार्ज एरिया, बट एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल इतना एरिया कवर नहीं करता. इट विल बी ऑक्यूपाइंग अ वेरी स्मॉल एरिया इन द एनिमल सेल. याद रखना, वैक्यूल विल हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज माय टोनोप्लास्ट. वैक्यूल के यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन आपको मिलेगी, यहाँ पे देखिए, दैट सिंगल मेम्ब्रेन ओवर देयर विल बी कॉल्ड एज माय टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट एज अ सिंगल मेम्ब्रेन आपको वैक्यूल के अंदर देखते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाती है. सो यू विल फाइंड इन दिस, ये नाम याद रखना टोनोप्लास्ट. कई बार इसके ऊपर बेसिस सवाल आता है कि मेम्ब्रेन को इसको हम क्या बोलते हैं. द मेम्ब्रेन विल बी कॉल्ड एज माय टोनोप्लास्ट यहाँ पे. सो यू कैन सी द वैक्यूल इन द प्लांट सेल. जो आपका एक बड़ा सा वैक्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके वजह से ही प्लांट की टर्जिडिटी देखने के लिए आपको मिल जाती है. जो आपका टर्जिड यहाँ पे होगा, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वैक्यूल यहाँ पे. अमीबा के अंदर आपको क्या मिलता है, अमीबा के अंदर विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अमीबा के अंदर विल हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर माय एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए आपका अमीबा के अंदर आपको जो वैक्यूल मिलता है, इसका ये काम यहाँ पे हो जाएगा, एक्सक्रीट करना एंड ऑस्मोरेगुलेट करना. In many cells in protista, food vacuole are formed by engulfing the food particle. कई सारे प्रोटिस्टा के अंदर वो खाना खाने के बाद उसे एक वैक्यूल में रखते हैं और उस वैक्यूल को हम बोलते हैं यहाँ पे फूड वैक्यूल. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस. इतनी चीज आपको इसके अंदर रखनी है याद. नाउ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी एपरेटस. वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Lysosomes. Lysosomes happens to be the correct answer in this. बिल्कुल सही, ठीक है. Acid hydroxylase found in lysosome function at what pH? कौन सा pH? आपको वैसे ही बोल सकते हो आप, आपको अनम्यूट करके आप आंसर. Third option. And third is going to be correct answer. Yes. Which of the following contain water, sap, excretory product, other material not useful for the cell? Vacuoles. Right. Vacuole. सारी चीजें आपने वैक्यूल में यहाँ पे डाल कर रख देनी है. And I hope all of you are very much clear with this ना, कि इस बार अपने जो एग्जाम होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले हैं.
You won't have like extra 15 question आपको नहीं मिलेगा. You will get your 90 questions in biology with 3 hours and that's what you have to solve. No options. So options वाला window गया, right? So there's no longer option of कि हाँ 15 question है, इसमें से 10 कर लेंगे, वो नहीं है इस बार. So you just go back to the pre-COVID वाले time पे हम आ चुके हैं जहाँ पे आपको 90 questions मिलेंगे 45. ठीक है, so it hardly makes a difference to you because we have to get हमारे 85 correct उसमें से. ठीक है. So membrane of a vacuole is going to be called as your Tonoplast. Tonoplast. right. Now let's talk about something else. Let's talk about my mitochondria. So हमारी कहानी हम start करेंगे mitochondria से. अब mitochondria थोड़ा सा ध्यान से लेना because ये सिर्फ एक organelle, आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे से सीखोगे, इसको आप आगे भी रिवाइज कर चुके हो पहले भी. So there are few things should be very clear to all of you about my mitochondria. तो जब भी आप mitochondria की आप यहाँ पे बात करते हो, आपको याद यहाँ पे ये रखना है that it will have a double membrane covering. It will have the outer membrane. It will have the inner membrane. ये तो हम यहाँ पे जानते ही हैं, outer membrane and inner membrane. उसके अलावा you have a space in between, and that space is called as my intermembrane space. ये जो space आपके यहाँ पे आती है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a intermembrane space. तो ये आपको याद रखना है. You have outer membrane, you have inner membrane and you have intermembrane space. ये तीन चीजें आप यहाँ पे याद रखना पहले तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. उसके बाद में जो आपके यहाँ पे सेंटर में जो आपका आएगा, that area is called as my matrix. इस एरिया को हम बोलेंगे यहाँ पे as your matrix. और क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे बात कर रहे थे, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया will have its own DNA. माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA यहाँ पे आपको मिल जाएगा. So they will have their own DNA. So they will have their own DNA. They have their own DNA, is something I'll be seen in the mitochondria, and they will also have their own ribosomes. They will also have their own ribosomes. और उन ribosomes की मदद से वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है. Ribosomes जो आपको यहाँ मिलेंगे, they are my 70th ribosomes. तो yes, they will have some similarity with the bacteria. Bacteria जैसे इनके पास अपना खुद का 70th ribosome होगा. Bacteria की तरह इनके पास जो DNA होगा, that will be a circular DNA. डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर भी, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी. सो दिस वे दे विल आल्सो हैव अ सर्कुलर डीएनए. तो काफी चीजें यहाँ पे आपको सिमिलरली दिख जाती है टू योर बैक्टीरिया. ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स. अब ये हमने यहाँ पे लेबल करा इसलिए है ताकि हम एक और चीज यहाँ पे याद रख सके कि माइटोकॉन्ड्रिया विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है during your aerobic respiration. Aerobic respiration के दौरान ही तो आपको मिलेंगे आपके बहुत ज्यादा ATP molecules. So it will play a vital role during my aerobic respiration में, ये आपका vital role यहाँ पे प्ले करेगा. आपको याद रखना है कि aerobic respiration में आपके दो इवेंट्स यहाँ पे होते हैं जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किए जाएंगे. एक आपका होता है क्रेब्स साइकिल. कोई बताएगा क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स में होता है या आउटर मेम्ब्रेन में होता है? कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स आपकी वो लोकेशन है जहां पे आपका किया जाता है आपका यहाँ पे क्रेब्स साइकिल. सो मैट्रिक्स द साइट जहां पे आपका क्रेब्स साइकिल किया जाएगा. और आपका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहां पे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका किया जाएगा इनर मेम्ब्रेन के अंदर. सो यहाँ पे आपका किया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो मैट्रिक्स में आपका किया जाएगा क्रेब्स साइकिल और ETC आपका किया जाएगा आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. एंड आउटर मेम्ब्रेन में आपका कोई इवेंट आपका यहाँ पे नहीं हो रहा होता. दिस इज व्हाट माय माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन फॉर. हैज इट्स ओन DNA, हैज इट्स ओन राइबोसोम्स, कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय एरोबिक रेस्पिरेशन. इसका नंबर वेरी करता है टिश्यू टू टिश्यू. अगर कोई ऑर्गेनिक कोई टिश्यू है जिसको हमेशा ATP बनाना पड़ सकता है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा होगा. अगर कोई ऑर्गन या टिश्यू है जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए लाइक यू डोंट एक्चुअली हैव टू स्पेंड टू मच अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड मेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब आपको ज्यादा ATP बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट वहां पे कम रहेगा. सो ओवर देयर द अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू बी लेस देन दैट. सो यू हैव टू नो दिस थिंग वेरी केयरफुली दैट माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट
वेरी करता है फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू। जहां पे ज्यादा होगा आपका रेस्पिरेशन, वहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिल सकता है, और एल्स यू वोंट फाइंड अ वेरी हाई माइटोकॉन्ड्रिया इन सर्टेन सेल्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन दैट। और ये जो आपको फोल्डिंग यहाँ पे मिली होती है ना मेम्ब्रेन की, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रिस्टे। दिस फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज योर क्रिस्टे। ये सरफेस एरिया आपको यहाँ पे इंक्रीज करके देती है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। Let's see. It's a powerhouse of cell. ATP mill in the cell. Most busy and active organelle in the cell. Typically a sausage shape आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक, एंड लेंथ इज अराउंड लाइक 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक आपको यहाँ पे आपका लेंथ मिल जाता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। कैसा आपका, कितना आपका सेल एक्टिव है, उस पर डिटरमाइन करता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे। इट इज अ साइट फॉर माई एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन आपका यहाँ पे किया जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर। सो जब भी आपकी बात की जाएगी अबाउट माई एरोबिक रेस्पिरेशन, प्लीज याद रखना, आपको दो बातें याद रखनी है। वन इज गोइंग टू बी माय क्रेब्स साइकिल एंड अदर थिंग इज गोइंग टू बी माय एटीसी। ये दो चीजें आपके यहाँ पे हो रही होती है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे याद रख लेना, ये तो आपका डबल मेम्ब्रेन कवरिंग वाला स्ट्रक्चर है, वो तो आप यहाँ पे जानते हो, या आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। एक और बात याद रखना, आपने पढ़ा था प्लांट फिजियो के अंदर, या स्पेसिफिकली आपने पढ़ा था अपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय फोटो रेस्पिरेशन। आपने एक टर्म पढ़ा था आपको वहां पे, एंड दैट टर्म वाज कॉल्ड एज माय फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कोई हैंड रेज करके मुझे बताना चाहेगा ये क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन? एनीवन वांट टू एक्सप्लेन दिस बाय रेजिंग देयर हैंड? व्हाट इज माय फोटो रेस्पिरेशन, कहां होते हुए मिलता है और इसका इंपैक्ट क्या होता है प्लांट के ऊपर? एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज द रूल, व्हाट इज माय फोटो रेस्पिरेशन? एनीवन? बेटा प्लांट फिजियो तो आपने पढ़ा हुआ है, बताइए क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन? बोलो दमनप्रीत। सर इसमें जो मतलब प्रोडक्ट बनता है ना, वो 2 कार्बन वाला होता है। जो पहला मतलब स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना, उसमें 2 कार्बन होते हैं। ये इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। और इसका कोई मतलब इसमें कोई एटीपी नहीं बनती है, और ना ही कोई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिससे मतलब ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। और ये बस इतना ही होता है। ठीक है ऑलराइट, ये हमारे हेल्पफुल नहीं, ये प्लांट के लिए हेल्पफुल नहीं होता, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। पहला प्रोडक्ट आपका C2 साइकिल यहाँ पे होता है, और इसमें कुछ बताना चाहोगे? कोई एनीवन एल्स वांट टू ऐड एनीथिंग इन दिस? ये स्टार्ट कैसे होता है बताइए अपूर्वा, बोलिए, हाउ डज इट विल स्टार्ट? सर इसमें 3 ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें RUBP के साथ ये पता नहीं सर कैसे स्टार्ट। ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था। ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है। ऑक्सीजन आके कंबाइन करता है, हाँ, आपके आरयूबी के साथ आपको ऑक्सीजन आके कंबाइन कर, बिकॉज रुबिस्को बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। रुबिस्को इज एंजाइम जो आपका दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, CO2 के साथ भी कर सकता है। याद करो हमने पढ़ा था ना, रुबिस्को वाज एंजाइम जो आपका CO2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है कंबाइन। लेकिन यहाँ पे वो कर जाता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, और उस ऑक्सीजन को लेके जाता है आरयूबी के साथ जोड़ने के लिए, एंड फिर आपको वहां पे चालू हो जाता है आपका फोटो रेस्पिरेशन। देन यू विल फाइंड द फोटो रेस्पिरेशन विल स्टार्ट। तो याद रखना, फोटो रेस्पिरेशन जब आप सीखते हो तो आपके 3 ऑर्गेनल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपके यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, then you will have your mitochondria, sorry, then you'll have a peroxisome, and then you will have your particularly mitochondria. ये 3 ऑर्गेनल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ड्यूरिंग माय फोटो रेस्पिरेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर बेस पिछले 3 साल में काफी सवाल आ चुका है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से मालूम होना ही चाहिए। बाद में आपको और क्वेश्चन कराए जाएंगे इस टॉपिक में से, बट यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है? ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए? वैसे ही बता दो, हैंड रेज करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। Which of the following structure between the two adjacent cell is effective transport pathway? बताइए तो अनप्रीत, बोलिए। सर A ऑप्शन।
ऑप्शन ए आप यहाँ पे करो, और वो किसको किससे कनेक्ट करता है? सर दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। प्लांट सेल को, याद रखना, प्लाज्मोडेस्माटा इज समथिंग आई विल ओनली फाइंड इन द प्लांट सेल, ये आपको एनिमल सेल में कभी देखने के लिए आपको नहीं मिल सकता। तो दो एनिमल सेल मेरे यहाँ पे होते हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माय प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू वो दे कैन एक्सचेंज देयर कंटेंट, राइट? ओके, लेट्स टॉक अबाउट माय प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है वी हैव अ क्लोरोप्लास्ट, राइट? बट क्लोरोप्लास्ट के अलावा यू आल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड्स। सो जब हम प्लास्टिड्स यहाँ पे बात करेंगे, सो प्लास्टिड्स के अंदर आप यहाँ पे कुछ टर्म्स, अच्छा ये चालू करने के लिए आपको एक कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे। ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज वन थिंग वी हैव सीन। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो फॉलोज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, it also follows your endosymbiotic theory। किसको याद है क्या होता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? हैंड रेज करिए इसके लिए, क्योंकि आपको ये आराम से बताना पड़ेगा। Someone has to raise their hand and tell me। शिखा बताइए, what is your endosymbiotic theory? बोलिए। सर ये थ्योरी ये कहती थी कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पहले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता था, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे इवॉल्व हुआ वैसे ही सेल में रहने लग गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के सेल के साथ। ठीक है, तो ये पहले अकेला रहता था और आप कह रहे हो कि अभी फिर बाद में ये सेल में के अंदर जाके रहने लगा। तो ये सेल में जाके रहने क्यों लगा? इससे फायदा क्या हुआ माइटोकॉन्ड्रिया को? जब आप रह रहे हो इंडिपेंडेंटली तो आपको क्यों ही जाना है सेल के अंदर? बताइए बताइए अभिषेक, बोलिए वाई। सर माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्टेड शायद मिली थी, मतलब शेल मिल रहा था उसके लिए, और सेल को एनर्जी मिल रही थी। राइट, तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले आपका रहता था वहां पे ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, और बाद में ये आपका चला गया सेल के अंदर, और सेल में जाके इसने वहां पे रहना चालू कर दिया। सो इट स्टार्ट लिविंग इनसाइड द सेल। ये ऐसा क्यों करता है? बिकॉज उसे चाहिए था एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देता है। एक बार आप सेल के अंदर चले गए, देन व्हाट विल हैपन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। सो दैट वाज अ बेनिफिट फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे उसका फायदा यहाँ पे होने वाला था। सेल को क्या फायदा यहाँ पे हो रहा था? तो सेल को एक ऐसा ऑर्गेनल मिल जाता जिसके लिए अब यहाँ पे एटीपी बना के देगा। तो सेल वाज आल्सो हैप्पी, सेल को भी यहाँ पे मिल रहा था फायदा अपना। तो आपका जो सेल था जिसके पास पहले माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, इट वाज आल्सो हैप्पी ओवर देयर, सो इट वाज आल्सो गेटिंग बेनिफिटेड। तो दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा था, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक ऑर्गेनल आपके सेल के अंदर जाके रहना चालू कर दिया, एंड बोथ ऑफ देम गॉट देयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स। एक को मिला था एटीपी और एक को रहने के लिए वहां पे जगह मिल गई। सो दैट वाज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपके माइटोकॉन्ड्रिया और सेल के बीच में लागू होती है। बट एक और बात याद रखना, दिस थ्योरी आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर माय क्लोरोप्लास्ट एज वेल। ये सेम कहानी मैं अपने क्लोरोप्लास्ट के लिए भी अपनी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो याद रखना, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी, बट इसके साथ साथ आई कैन ऑल्सो यूज द सेम थ्योरी फॉर माय क्लोरोप्लास्ट एज वेल। इस थ्योरी को मैं इवन इस्तेमाल कर सकता हूँ, लाइक इट इज ऑल्सो बीन यूज फॉर माय क्लोरोप्लास्ट। तो ये बात भूलना मत, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स की जो है आप बात करते हो, सो प्लास्टिड्स विल हैव three components, like three types you get to see. You have a leucoplast, you have your chloroplast, and you have a chromoplast. So you have a leucoplast, chloroplast, and chromoplast are the three type of plastids which I'll get to see over there. ये तीन type of plastids आपको मिलते हैं यहाँ पे आपके देखने के लिए। Leucoplast जो आपको यहाँ पता है, that's a colorless plastids of varied shape and size with the stored nutrients. तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोरेज करना। So leucoplast is the one जिसका एक ही काम यहाँ पे आपका होता है, that's a role of the storage. So amyloplast जो आपके यहाँ पे होगा, that is one type of my leucoplast. इसका काम होता है स्टोर करना कार्बोहाइड्रेट, जो आपको पोटैटो में आपको मिल जाएगा आपके यहाँ पे। इलियोप्लास्ट इज द वन विच विल स्टोर माय ऑयल्स एंड फैट्स। इसका काम यहाँ पे होगा ऑयल एंड फैट्स को यहाँ पे स्टोर करना। एंड इम्यूरोप्लास्ट जो आपका होता है, ये आपका स्टोर करता है आपके यहाँ पे प्रोटीन को। दिस इज द वन जो आपके प्रोटीन को यहाँ पे अपना स्टोर कर देगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद, दैट माय अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड इलियोरोप्लास्ट आर थ्री काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, जिनका एक ही काम यहाँ पे होता है स्टोरेज ऑफ माय प्रोटीन। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। नाउ देन वी हैव द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट से आप सब लोग वाकिफ है, सो क्लोरोप्लास्ट को लेके मुझे बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं।
Because chloroplast again it's a double membrane organelle, and इस double membrane organelle के अंदर you will get to see that you have your photosynthesis takes place. So इसी organelle के अंदर आपका होता है आपका main event, that is your photosynthesis. अब जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पे बिना ज्यादा सोचे, नहीं सोच के बताना कि आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर जो आपके इवेंट्स होते हैं लाइट रिएक्शन वो कहाँ पे होता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन या थैलाकॉइड भी बोलोगे तब भी चलेगा, राइट. सो दिस विल बी हैपनिंग इन माय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपका ये हो रहा होगा. बिल्कुल ठीक है. मुझे बताओ लाइट रिएक्शन में आप कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हो? सो क्या? अरे कौन सा इंग्रेडिएंट आप यूज करोगे लाइट रिएक्शन के अंदर? सो PS1 PS2 नहीं बाबा नहीं. खाना बनाने के लिए आपको कुछ चीजें लग जाती है ना. हाँ बोलो. वाटर एंड सनलाइट, राइट. तो लाइट का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल आल्सो यूज द वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. बिल्कुल सही. क्या लाइट रिएक्शन के दौरान आपका CO2 बनता है नहीं बनता? नहीं बनता है सर. तो क्या बनता है, क्या रिलीज होता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन? ATP और NADPH. चलो लाइट रिएक्शन हो रहा है, आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आएगा. सो जब मैं लाइट रिएक्शन यहाँ पे करता हूँ तो मुझे दो चीजें यहाँ पे मिलती है. आई विल गेट माई ATP एंड आई विल गेट माई NADPH. ये मुझे बन के यहाँ पे मिल जाएगा. मुझे ये बताओ कि आपका और कोई गैस यहाँ पे रिलीज होता है नहीं होता ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन? ऑक्सीजन. O2 गैस रिलीज होती है सर. ये याद रखना, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे इसी दौरान आपका रिलीज किया जाएगा. ठीक है. केल्विन साइकिल आपका कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में. केल्विन साइकिल बेटा ये सब है ना बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए ये सारी चीजें. केल्विन साइकिल विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा. और यहाँ पे आपके इंग्रेडिएंट्स हम कौन से इस्तेमाल करते हैं? ATP और NADPH और ATP. बस और कुछ नहीं. ये दो के साथ साथ और क्या आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे बेटा? CO2 बिना CO2 का कैसे करना होगा? अपना शुगर मॉलिक्यूल CO2 को तो फिक्स करना पड़ेगा. सो ATP प्लस CO2 इज समथिंग आई बी यूजिंग ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल. और इन सब का इस्तेमाल करके मैंने अल्टीमेटली आपको क्या बना के देना है? आई विल गिव यू समथिंग कॉल्ड एज माय शुगर मॉलिक्यूल. तो ये सब इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे केल्विन साइकिल के अंदर एंड देन आई गेट माय शुगर मॉलिक्यूल इज गेटिंग फाउंड. ये सब आपको यू शुड बी शार्प इनफ टू आंसर दिस थिंग्स मल्टीपल टाइम्स, राइट. और हमेशा इजीली लाइक स्मूथली आपको आंसर आना चाहिए. ओके. नाउ क्रोमोप्लास्ट के बारे में आप क्या मेंशन किया? इट्स अ क्लोरोप्लास्ट व्हिच विल गिव यू द कलरेशन. Chromoplast has fat soluble carotenoid pigment like carotene, xanthophyll and other present. इनके वजह से मिलता है coloration. They are the one because of that you will have a coloration आपको देखने के लिए मिलेगा. कहाँ पे? Inside the fruits. Inside your flower. तो फ्लावर फ्रूट्स में जो आपको कलर देखने के लिए मिलता है that is all because of my chromoplast. So क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपको कुछ पिगमेंट्स मिलते हैं. They are my fat soluble pigments and because of this pigment I'll find a coloration will be observed over there. इनके जैसे आपको coloration देखने के लिए मिलता है आपके फ्रूट्स के अंदर और फ्लावर के अंदर. That's what it is known for. ये इसका यहाँ पे काम होता है. क्लोरोप्लास्ट तो आप जानते हो. It will contain the chlorophyll जो आप जानते हो. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में आपको मिलेगा. Chlorophyll, carotenoid pigments responsible for trapping light energy essential for my photosynthesis. ये करने के लिए लोग यहाँ पे जाने जाते हैं. Again क्लोरोप्लास्ट विल हैव इट्स ओन DNA. भूलना मत ये बात कभी भी दैट क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का DNA आपको मिल जाएगा. सो इट विल हैव इट्स ओन DNA. It will have its own DNA. It will also have its own राइबोसोम. राइबोसोम DNA दोनों इसका अपना खुद का यहाँ पे होगा. इसके ऊपर भी एंडोसिम्बेटिक थ्योरी यहाँ पे लागू कर जाती है. सो एंडोसिम्बेटिक थ्योरी विल ऑल्सो remain operational on my chloroplast as well. So ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी याद. Okay, so this is what my chloroplast is going to look like and these are the things you have to know in this. अब ये जो पिक्चर ही एक बार देख के ना इसकी लेबलिंग देख जाए, कई बार ये पिक्चर सामने आपके आ जाएगी एग्जाम के अंदर and they will ask you some question based on this, right? So you should be very clear with this pictures यहाँ पे. Starch granulopathic droplets, these are all should be very clear to you. चलो
नो, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, ये हम जानते हैं. नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell इन क्लेमाडोमोनास के अंदर, और ग्रीन एल्गे हैज 20 to 40 सेल पर सेल क्लोरोप्लास्ट पर मेसोफिल. तो आपको याद रखना है कि आपका ये नंबर वेरी करता है, सेल टू सेल आपका वेरी करेगा, और मेसोफिल सेल्स के अंदर ही आपको आपके क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिल जाएंगे. सो दैट इज द इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन का बाउंड. माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड आपको यहाँ पे मिलेगा. यहाँ पे the space limited by inner membrane is called as mystroma. In the stroma, a number of organized flat membranous sac are present called as mythylakoid. तो आपने ये बात जानते हो, तो मैं ज्यादा इस पे वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, but you will find thylakoid एक के ऊपर एक आपके यहाँ पे लगे होते हैं, and they are called as mygrana. They will be called as your grana आपके यहाँ पे. The membrane of the thylakoid encloses a space called as my lumen. Thylakoid are arranged in a stack-like piles, coin called as my grana. तो coin की तरह इनको हम यहाँ पे रखते हैं एक दूसरे के ऊपर एक, and this is something which will be called as your grana आपका यहाँ पे. Right? Now let's talk about my ribosomes. हमने यहाँ पे दोनों ऑर्गेनेल यहाँ पे देख लिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे राइबोसोम के बारे में. ठीक है, चलो. आई होप यहाँ तक सब चीजें समझ आ रही है. आई होप यहाँ तक जो भी आज हमने किया है वो सब आपको यहाँ पे समझ आ रहा है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. राइट? Yes. चलो देन, चलो लेट्स मूव ऑन टू माय ribosomes. Now when we discuss about the ribosomes, you should know that you have like two categories यहाँ पे. We know what are those two categories. You have a 70s and 80s. So when we discuss about the 70s ribosomes, so 70s में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? You'll have a larger unit, you have a smaller unit. These are my 70s ribosomes. मुझे ये बताओ कि 70s ribosomes के अंदर आपका larger unit कितने साइज का होता है? 50s. 50. स्मॉलर वाला 30s. ठीक है. अब मुझे बताओ कि राइबोसोम बना किससे होता है? है यही भूल गए आप लोग. RNA से. राइबोसोमल RNA से. बस. प्रोटीन. हाँ, और ये तो बेटा आप लोग को आना ही चाहिए. rRNA plus protein will make the ribosomes. rRNA plus protein is a site जहाँ पे ये दोनों चीजें मिलके आपका राइबोसोम्स बनाते हैं. तो राइबोसोम बनाने से आपको दो चीजें चाहिए होती है सिर्फ, rRNA एंड प्रोटीन. तो याद रखना ये बात. ये तो आप ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस से आपको आना चाहिए सब चीजें. तो दैट्स व्हाट माय राइबोसोम इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये कि राइबोसोम आपके बनाए कहाँ पे जाते हैं? न्यूक्लियोलस में. हाँ राइट, दे आर फॉर्म्ड इन माय न्यूक्लियोलस. ठीक है. अब पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि दिस इज माय 70s राइबोसोम. हमारे सेल में आपको मिलेंगे 70s राइबोसोम इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलेंगे देखने के लिए ह्यूमंस के अंदर. प्लांट सेल में तो दोनों में आपको मिलेंगे. योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ ऑफ देम विल हैव दिस राइबोसोम्स. आपके 70s राइबोसोम्स आपको मिलेंगे वहां पे आपके देखने के लिए. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट माय 80s राइबोसोम्स, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ अबाउट माय 80s राइबोसोम्स, 80s राइबोसोम्स की कहानी यहाँ पे थोड़ी हो जाती है. यू विल हैव अ लार्जर यूनिट मेड अप ऑफ माय 60s, और स्मॉलर यूनिट मेरा किससे बना हुआ होगा? 40s. 40s. This will be your 80s ribosomes. ये बनेंगे मैंने आपके 80s ribosomes. सेम चीज, दे आर मेड अप ऑफ माय RNA एंड प्रोटीन से बने हुए मेरे यहाँ पे होते हैं. और यूकैरियोट्स के अंदर दे आर गेटिंग फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस. इनको आप बनाओगे अपने यहाँ पे न्यूक्लियोलस के अंदर. So न्यूक्लियोलस में इनको यहाँ पे बनाया. दिस इज द साइट वेयर द राइबोसोम्स आर गेटिंग फॉर्म. यहाँ पे करा जाता है आपका फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. बाकी रोल तो आप यहाँ पे जानते हो. एक ही काम होता है राइबोसोम का, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोटीन सिंथेसिस. वन एंड ओनली रोल ऑफ राइबोसोम इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर प्रोटीन सिंथेसिस. इनका यहाँ पे काम हो जाएगा. नाउ दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. जो मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे ये दो चीजें बने हुए आपको मिल जाते हैं यहाँ पे. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन. कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग आपको यहाँ पे दिखने नहीं मिलेगी. यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, while prokaryotic ribosomes are my 70s. S stand for my Seversberg unit, stand for my sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of density and size. इसके थ्रू आप डेंसिटी और साइज अपने आप बता सकते हो. बल्कि जो R में भी इसके अंदर लगा होता है ना, उसका भी लाइक यूनिट आता है S करके. मतलब
23.5s, like they will also have the Sevettberg unit आपके RNA के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं. So this is what you find in terms of the ribosome के बारे में आपको इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है, that should be enough for you. This is the picture. You can see अगर आप नीचे पिक्चर को डिटेल में देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है you have a 5s rRNA, 5.8s rRNA. So यहाँ पे भी यूनिट आपके लगाए जाते हैं. वो हर एक ऑर्गेनल के लिए यूज किए जा सकते हैं वैसे देखा जाए तो. Where are ribosomes found in the eukaryotic cell? कहाँ पे मिलेंगे आपको ये देखने के लिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर? Raise your hand to answer this. See, एक बार फिर हैंड रेज करना समझ सब लोग. Alright, now I might be able to see this. बताइए मुस्कान कुमारी कहाँ मिलेंगे मुझे देखने के लिए? The fourth option. आपको फोर लग रहा है आपका यहाँ पे. कोमल शर्मा, Sir, all of these. ऑल ऑफ दीज बन जाएगा बेटा आपके यहाँ पे सही आंसर. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, इन तीनों के अंदर आपको राइबोसोम्स यहाँ पे आपके देखने के लिए मिल जाएंगे. These are three organelles in which we'll get to see the ribosomes are being seen. Okay, now how many of the following organelles are found in the prokaryotic cell? इनमें से कितने ऑर्गेनल आपके, raise your hand to answer this, prokaryotic cell में आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. Take your time and then raise your hand. How many of the following organelles are found in the prokaryotic cell? बताइए गिरिजा क्या लग रहा है आपको? Sir, option D. गिरिजा के लिए कुछ भी नहीं है इसमें से. तवनप्रीत सर डी लग रहा है. आपको लग रहा है. मुस्कान Sir, D option. बड़ी लग रहा है. मैं बताना चाहूंगा आप सबका आंसर यहाँ पे सही है. इनमें से कोई भी ऑर्गेनल आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलता. ना ही ER, ना ही गोल्गी, नो लाइसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, नो वैक्यूल्स. So D happens to be the correct answer in this. Very good. Where is a genetic material located in the prokaryotes? आपका जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको कहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएगा? Alright. बताइए गिरिजा क्या लग रहा है? Option C. इंदिरा, साक्षी गौतम, अभिषेक, सर साइटोप्लाज्म मिल जाएगा. naked in the cytoplasm. That's true. बिल्कुल सही. अभिषेक लास्ट टेस्ट के अंदर पूरा टाइम आपने बायो को दिया था क्या? How much time you spend in biology? सर 1 hour 8 minute. 1 hour 15 minutes, मतलब 75 minutes. Alright. ठीक है. Infolding of cell membrane in the prokaryotic cell is called as what? जो infolding आपके यहाँ पे cell membrane की उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? Of the prokaryotic cell is called as what? बताइए शिखा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन. मुस्कान, A option. सी. क्या मुस्कान कुमारी? Sir, first option. मुस्कान कुमारी मुझे बताइए मेसोसोम्स के रोल क्या होते हैं? Sir, respiration और cell division में. सेल डिवीजन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में आपके यहाँ पे मदद कर रहा होता है. ठीक है. सेप्टा फॉर्मेशन में कर रहा होता है. और कुछ? Sir, respiration में. हाँ वो हो गया. 3 चीजें याद रखते हैं आपके यहाँ पे. रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड माय सेल वॉल फॉर्मेशन ड्यूरिंग माय सेल डिवीजन. ये 3 चीजें आपके कर रहा होता है मेसोसोम. और ये आपके यहाँ पे सही आंसर. दैट्स अ करेक्ट आंसर इन दिस. ऑलराइट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे. So you have this 4 statement in front of you. Take your time, read them wisely and tell me which is the incorrect one. देख लो ध्यान से and then raise your hand. कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा? कर सकते हो, सब लोग कर सकते हो. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बताइए कोमल शर्मा, बोलिए. Sir, fourth option. आपको फोर्थ लग रहा है. तवनप्रीत, सर फोर्थ ऑप्शन लग रहा है.
ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही आंसर है। सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस। इनके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये बात आपके पे फॉल्स है। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट। इन विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स विल गो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। बोलिए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? So first option. Okay. Only Muskan? Sir, second option. And Apurva? So B option. ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर आप अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हो तो करने के लिए आपको यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। सो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब यू हैव टू गो अगेंस्ट द लाइक यू इट इज गोइंग टू बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये करने के लिए आपको एनर्जी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ता है। अब ये मान लो ना कि आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आपको बाईपास कराना है इस मेम्ब्रेन को, और ये यहाँ पे एक साइड पे इनका नंबर यहाँ पे कम है और दूसरी साइड पे इनका नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा है। And now you have to bypass them, make them pass through it. This will be done with the help of our protein channel plus यहाँ पे ATP का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। So that is going to be your active transport आपको यहाँ पे। Right. Which of the following wall is capable of growth in the plant cell? इनमें से कौन सी wall has a capability of growth in the plant cell? Alright, बताइए मुस्कान क्या होगा इसका आंसर? Sir, second option. No, sir, third option. दोनों होंगे. गिरिजा? ऑप्शन सी सर। देखा? Third option. बड़े याद रखना, प्राइमरी वॉल होती है ना उसके अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल होता है। प्राइमरी वॉल विल हैव पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, सेकेंडरी वॉल के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं रहता। सो प्राइमरी वॉल इज द वन व्हिच विल हैव कैपेसिटी टू ग्रो ओवर देयर इन द प्लांट सेल, नॉट द सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो आपकी बन जाती है, यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ डिवोशन ऑफ योर लिग्निन एंड सेलुलोज, इट विल नो लॉन्गर ग्रो आफ्टर दैट। सो इट इज योर प्राइमरी वॉल व्हिच विल कीप ऑन ग्रोइंग, नॉट द सेकेंडरी वॉल। ठीक है, सो ए एंड बी नहीं आएगा, सी बी आएगा इसके अंदर। What is the component of the middle lamella? इनमें से कौन सा आपका middle lamella का यहाँ पे component बन जाएगा? Raise your hand to answer this. Which of the following is a component of my middle lamella? बताइए दवनप्रीत, बोलिए। सी ऑप्शन। अपूर्वा? C option. Calcium pactate happens to be a correct answer हमेशा। It's a component of my middle lamella का component आपके यहाँ पे बन जाएगा। RER is called so due to presence of, इसका आंसर वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, हैंड मत रेज करो। Ribosomes. Ribosomes is the correct answer in this, बिल्कुल सही। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन, इनमें से किसके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा? इसके लिए हैंड रेज करो। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इनमें से कहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला? ऐसे क्वेश्चन में आप रुक नहीं सकते। यू हैव टू बी शार्प इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. मुस्कान? Sir, A option. अपूर्वा? Second option. तवनप्रीत? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर है। दैट्स माय स्ट्रेप्टोकोकस, बिकॉज इट्स अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के पास यू विल नेवर हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सैक्रोमाइसिस बेटा आपका फंगस, में तो आपको मिलेगा इट्स अ यूकैरियोटिक सेल, बाकी सारे मेरे यूकैरियोट्स हैं। इवन प्लाज्मोडियम इज माय प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा आपका यूकैरियोटिक सेल ही होता है। सो योर ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे, मतलब इट्स अ वन व्हिच विल नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल, मेन एरिया जहां पे आपकी सेल्स की सारी एक्टिविटीज वहां पे आपकी हो रही होती है। बताइए गिरिजा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। आई होप एवरीवन विल एग्री ऑन दिस। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी आपको यहाँ पे।
सो ऑप्शन सी बनता है आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट। Which of the following is not considered as a part of my endomembrane system? इनमें से कौन सा आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट यहाँ पे नहीं होगा? अगेन अ वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सेकंड। जरा क्या लग रहा है आपको? बैटमैन वाला भी आपका यहाँ पे सही आंसर है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। In eubacteria, the cellular component that resemble eukaryotic cell. In eubacteria, the cellular component जो बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिख जाता है आपके यूकैरियोट्स के अंदर भी, वो कौन सा होता है? बताइए मुस्कान कुमारी। सर फोर्थ ऑप्शन। एंड तनप्रीत? सर फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर इन दिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, इनमें से कहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी? सो वेयर डू यू वोंट बी फाइंडिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। हाँ जी बताइए पूर्वा। सर ए ऑप्शन। अपूर्वा आपको मिलते हैं -30। अगले टेस्ट में हम लोग काट लेंगे। बताइए साक्षी गौतम। साक्षी गौतम की आवाज ही नहीं आ रही। बताइए सिद्रा। डी ऑप्शन। एंड ओनली मुस्कान। सर फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन 4 बेटा, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इज माय बैक्टीरिया। नॉस्टॉक अगर याद करो, इट इज माय साइनोबैक्टीरिया। यस सर। यहाँ पे आपका साइनोबैक्टीरिया, अगर ये मेरा साइनोबैक्टीरिया है तो इसके अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट विल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? बाकी सबके अंदर आपको मिलेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। सो दैट इज व्हाई दिस हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट माय साइटोस्केलेटन। थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं अबाउट माय साइटोस्केलेटन। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, तो याद रखना दिस विल इंक्लूड, दे आर कॉल्ड एज रूट्स ऑफ सेल्स। दे आर जनरली कॉल्ड एज माय, इसको फटाफट रैप अप करता है। दीज आर कॉल्ड एज माय रूट्स ऑफ सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और हाइब्रिड असाइनमेंट अभी बनाने वाला हूँ, तो ये बताओ कि आपको कौन सा चाहिए? एनिमल फिजियो में से 3 चैप्टर आपको चाहिए, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड योर एक्सक्रीशन। इधर दीज 3 चैप्टर्स, बॉडी फ्लूइड, ब्रीदिंग and your locomotion, sorry, excretion. Either we can have a combination of this 3 chapter ka hybrid assignment, or else you can have a hybrid assignment of my plant physio. What do you prefer? ये आपका स्टैंड करता है ऑप्शन ए, दिस स्टैंड्स फॉर माय ऑप्शन बी। आंसर इन द चैट, क्या चाहिए आपको? What do you want? A, B, B. You need B. बात तो आप ऐसे करो जैसे एनुअल फिजियो तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग है। So people have also written A over here as well. Okay, I'm getting 1, 2, 3, 4, 5 B and 1, 2, 3, 4, 5, 6 A. 6 वोट है हमारे पास यहाँ पे A के लिए, 5 वोट है हमारे पास यहाँ पे B के लिए। We are क्या एंड में? ये देखो राजेश आ गया। राजेश made it 7 + 1। साक्षी बार बार नहीं कर सकते हैं। एक ही बार वोट आता है। लाइक ये 2 बार कर दिया तो आ जाएगा। Minority left behind. It is what it is. ऐसा नहीं ना बाद में मिलेगा,
बाद में तो मिल जाएगा गिरजा, ऐसी थोड़ी बात है कि ये मिला तो ये मिलेगा ही नहीं, फिर इसको हम देखेंगे नहीं कभी, पहला कौन सा चाहिए वो हम डिसाइड कर रहे हैं. सो ऑलराइट, इन दैट केस लेट्स गो अहेड विद माय एनुअल फिजियो. ठीक है, प्लांट फिजियो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, इन अ मैटर ऑफ 2 days यू विल गेट द प्लांट फिजियो एज वेल, बट पहले आपको एनुअल फिजियो आपको मैं दे दूंगा, आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा. सो ये 3 असाइनमेंट, इसका असाइनमेंट शेयर करने के बाद प्लीज मेक श्योर दैट यू सॉल्व द असाइनमेंट, शेयर दैट विद मी, एंड देन आई कैन शेयर विद यू प्लांट फिजियो आफ्टर दैट. ठीक है, उसका मैं वो भी शेयर करूंगा. सॉल्व, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे प्लीज अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो देन थोड़ा बहुत जाके एनसीईआरटी पढ़ो, रिवाइज करो. दैट्स हाउ यू विल रियलाइज कि आपके वहाँ पे शॉर्टकमिंग्स कहाँ पे है. सो या दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. और अभी भी जो भेजा हुआ है ना यूनिट 1 आपके साथ जो शेयर किया मैंने, प्लीज उसे सॉल्व करके शेयर करो. काफी बच्चों ने कर दिया है, कोमल ने कर दिया, आई थिंक और भी कई सारे बच्चों ने वहाँ पे कर दिया है. बाकी लोग भी करिए, सॉल्व करिए टाइम निकाल के. ठीक है, आइडिया गिरिजा का भी आ चुके हैं दोनों असाइनमेंट. सो या दैट्स एक्चुअली गुड. Okay, so now the cytoskeletons are called as my roots of cells, and they are going to provide the structural support to the cell. They are also going to provide the structural support, to the cell. क्या तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. ये इनका यहाँ पे काम होता है. अब साइटोस्केलेटन के साथ बात ही होती है ना, जिसके अंदर आपको मिलते हैं कुछ प्रोटीन्स के नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. तो यू विल हैव समथिंग लाइक मैक्रोट्यूब्यूल्स. अब मैक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? दीज आर सम ऑफ द प्रोटीन्स व्हिच यू फाइंड इन द सेल, एंड ये मैक्रोट्यूब्यूल्स जो आपको मिलेंगे देखने के लिए, इनका डायमीटर कितना होगा? इनका डायमीटर यहाँ पे होगा अराउंड 25 नैनोमीटर जितना. सो मैक्रोट्यूब्यूल्स आर वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ माय साइटोस्केलेटन, एंड इनका डायमीटर आपको यहाँ पता है अराउंड 25 सेंटीमीटर जितना, सॉरी नैनोमीटर जितना. इनके अंदर जो आपको प्रोटीन मिलता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज माय ट्यूबुलिन प्रोटीन. द प्रोटीन आई विल फाइंड इन द मैक्रोट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज माय ट्यूबुलिन प्रोटीन, एंड दिस हेल्प्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन के टाइम पे आपके यहाँ पे करता है मदद. इट हेल्प्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. अगर आपको याद हो तो आपके जो क्रोमोसोम्स को आप सेपरेट करते हो, वो करने के लिए आपके मैक्रोट्यूब्यूल्स आपके यहाँ पे करेंगे आपकी मदद. एंड दे ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल सपोर्ट. तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं. आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, दिस इज हाउ द साइटोस्केलेटन लुक्स लाइक. तो बेसिकली अगर एक सेल को एक प्रोटीन को इधर से उधर भेजना हो, या आपको समझो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे भेजना हो, तो वो करने के लिए आपका साइटोस्केलेटन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो अगर यहाँ से एक प्रोटीन को आपको यहाँ पे भेजना है, सो यू कैन सेंड इट यूजिंग माय साइटोस्केलेटन. सो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यहाँ पे रोड ऑफ सेल. और इसमें आपको 3 चीजें आपको याद रखनी है. यू हैव योर मैक्रोट्यूब्यूल्स, यू हैव योर मैक्रोफिलामेंट, एंड यू हैव योर इंटरमीडिएट फिलामेंट. ये 3 चीजें आपको मिलती है आपके साइटोस्केलेटन के अंदर. इसमें से जिसकी थिकनेस सबसे ज्यादा होती है वो आपका यहाँ पे होता है मैक्रोट्यूब्यूल. मैक्रोट्यूब्यूल विल हैव द हाईएस्ट थिकनेस. वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. दैट इज द सेम थिंग वी आर सीइंग ओवर देयर, दैट दे विल बी हैविंग डायमीटर ऑफ माय ट्यूबुलिन प्रोटीन्स. इनका डायमीटर यहाँ पे होगा 25 नैनोमीटर जितना. और इनके रूल्स याद रखना, दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन माय क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं. सो ये आपकी बात हो जाती है इन टर्म्स ऑफ माय मैक्रोट्यूब्यूल्स. देन वी हैव मैक्रोफिलामेंट्स. मैक्रोफिलामेंट्स जो आपके होते हैं ये काफी छोटे होते हैं. दे आर द वन, इनका डायमीटर आपका पड़ेगा 7 नैनोमीटर जितना. और मैक्रोफिलामेंट्स आपके बने होते हैं यहाँ पे, दे आर मेड अप ऑफ योर एक्टिन प्रोटीन. ये आपके एक्टिन प्रोटीन से बने हुए आपको मिल जाएंगे. सो दे आर बेसिकली मेड ऑफ माय एक्टिन प्रोटीन. एक्टिन प्रोटीन का यहाँ पे काम क्या होता है अगर आपको याद हो, तो एक्टिन प्रोटीन आपका काफी ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे थे ड्यूरिंग माय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी. याद हमने पढ़ा था, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल कैरी आउट माय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इनकी वजह से. ठीक है, सो मसल सेल के अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए एक्टिन प्रोटीन, एंड दे आर नोन टू प्ले द रोल, दे विल हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे. उसके साथ साथ ये जो मेरे मैक्रोफिलामेंट है, ये इवन हेल्प करता है अमीबा को मूव करने के लिए. तो अमीबा जो अपना सूडोपोडिया बना के जो मूव कर रहा होता है ना पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ, वो सब करने के लिए आपके मैक्रोफिलामेंट अपने यहाँ पे रोल प्ले करते हैं. So macropilament will play the role in movement of amoeba from point A to point B. This is what they were been known for. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. And they look like a rope. ये आपने देखा यहाँ पे macropilament is going to look like a rope यहाँ पे. ठीक है. And then you have the last one. Last one. That is my intermediate filament आपको यहाँ पे. इसका डायमीटर बीच का होता है कुछ 8 से लेके 12 नैनोमीटर के बीच का यहाँ पे डायमीटर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए.
एंड यू हैव वैरायटी ऑफ प्रोटीन कैन बी सीन इन दिस। अलग अलग टाइप के आपको प्रोटीन यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। तो इसके अंदर प्रोटीन के नाम आपको याद नहीं रखने, याद रखना that intermediate filament will have multiple and different types of protein I will find in this, and they will have a role in my providing the structural support. इनका यहाँ पे काम हो जाएगा प्रोवाइड करना, आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट आपको ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये काम हो जाता है आपका, दिस इज गोइंग टू द रोल ऑफ माय इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। एंड ये कुछ यहाँ पे चीजें मेंशन करके रखी हुई, इसको आप एक बार देख सकते हो। यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर एंड यू कैन हैव अ लुक एट देम एज वेल, राइट। अभी के लिए आप इतनी बातें यहाँ पे आप याद रखो। नाउ आई जस्ट वांट टू, या दिस इज व्हाट वी हैव डन। अभी हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, हम इतनी चीजें यहाँ पे याद रखेंगे। अभी आपको आज रात को तो नहीं मिलेगा, कल सुबह आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। सो जस्ट मेक श्योर यू अगेन, जिनका पहले जो पेंडिंग असाइनमेंट है वो शेयर कर दो सॉल्व करके, जिनका भी बाकी है मेक श्योर दैट यू डू दैट एंड शेयर दैट विद मी, एंड देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट द एनुअल फिजिकल असाइनमेंट एज वेल, राइट। सो दैट इज सम विल लुक इनटू। सो ये चैप्टर अभी आपका सिर्फ एक ही लेक्चर का चैप्टर रह गया है, उसमें भी हम ये पोर्शन थ्योरी का तो जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व सम हाइब्रिड क्वेश्चंस। तो जब चैप्टर ही खत्म होगा ना, विच विल रफली टेक मोर हाफ एन आवर, राइट, उसके बाद के जो बाकी के जो हमारे 45 मिनट्स होंगे, विल ट्राई टू इंश्योर दैट कि हम उसके अंदर बल्क ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगला जो अपना क्लास होगा, जो अपना कल होने वाला है, कल रात को 8:45 को, सो विल जस्ट क्विकली कंप्लीट द चैप्टर, एंड देन द आइडिया इज टू सॉल्व क्विकली रफली अराउंड 40 और क्वेश्चंस। कोशिश करते हैं कि अगर शायद इतने ना हो पाए, लेकिन ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम 40 क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस विल बी मोर लाइक हाइब्रिड क्वेश्चंस, मतलब ये आपका मिक्सचर होगा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं। इन क्वेश्चंस को उठा के हम कल सॉल्व करेंगे, एंड व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, राइट। सो 40 इज अ बिग नंबर अगर हम उसे समझ के सॉल्व कर रहे थे, बट स्टिल वी ट्राई टू डू दैट, वी ट्राई टू डू एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा कल का क्लास का रहेगा ड्रिल, एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड आज के लिए। जिन्होंने पेपर नहीं दिया, एक तो रीजन भेज देना कि रीजन क्या था पेपर ना देने का। I think some of you have already given me the reason, so that's okay for me. और नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन टाइम निकाल के ना पेपर सॉल्व कर लेना। अगर पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, 1 घंटा निकाल के फिजिक्स कर लो, बाद में 1 घंटा निकाल के केमिस्ट्री कर लो, बायो निकाल के कर लो 1 घंटा निकाल के। ट्राई टू डू दैट, जस्ट सॉल्व द पेपर वंस, ठीक है। बिकॉज अब आपका पेपर होगा नहीं, अब आपका संडे को जो टेस्ट होगा। अच्छा, मालूम है कि आपको संडे को कौन सा टेस्ट होने वाला है आपका? डू यू हैव एनी आइडिया? नो सर। नो सर। संडे को आपका होगा फिजिक्स का टेस्ट, थियरी वाला, ठीक है। सो संडे को आपका होगा फिजिक्स का टेस्ट विच विल बी अ थियरी टेस्ट। तो जैसे बोर्ड्स का पेपर का होता है ना आपका, वैसे आपका थियरी का टेस्ट होगा 2 तारीख को। सो अगले संडे मॉक नहीं होगा, यू विल बी गिविंग योर फिजिक्स का योर फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। सो इसका टेस्ट होगा बोर्ड बेस्ड। सो या दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी। कैसे होगा, कैसे दिया जाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस आपके साथ मैं बाद में शेयर करता हूँ, बट दैट इज समथिंग यू विल बी डूइंग ओवर देयर। उसका आपका पे टेस्ट होगा। 2nd को फिजिक्स है, 6th को केमिस्ट्री है, एंड 9th को आपका होगा बायोलॉजी, ओके। तो ये 3 आपके सब्जेक्ट के ये टेस्ट होंगे, दे विल बी लाइक बोर्ड लेवल के टेस्ट होंगे। सो यू विल गेट योर पेपर एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर्स। कैसे साउंड कर रहे हैं? हाउ डू यू फील आफ्टर हियरिंग दिस? सर बहुत गंदा। So we check like this. सर सच तो लिखने बोला। का मन ही नहीं होता सर। पेपर पे बेटा, पेपर पे, दीवार पे नहीं। पेपर पे लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो तनप्रीत, बोलो। सर वो सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ओके सर। अच्छा, पंजाब बोर्ड से हो तनप्रीत? यस सर। अच्छा, और ये हिमाचल वाले बच्चे भी हिमाचल बोर्ड से है शायद से, मोस्ट ऑफ देम। Yes, sir. ये अभिषेक अपूर्वा, तो अच्छा, ऑलराइट। इट विल बी सीबीएसई पैटर्न से होगा। सो सर रहने दे फिर हम। क्या रहने दे? व्हाट डू यू मीन बाय रहने दे? यू विल हैव टू गिव अ सर टेस्ट। फिर ब्लूप्रिंट तो अलग अलग है ना। अरे बट एटलीस्ट यू विल एक्चुअली गेट आइडिया दैट हाउ टू सॉल्व द पेपर ना, दैट्स द थिंग, दैट कैसे क्वेश्चन को आपको डील करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके वो थोड़ी आपका चेंज होगा। क्वेश्चन तो अगर थोड़ा बदल भी गया तो भी फर्क क्या पड़ रहा है? द क्वेश्चन रिमेन्स द राइट अप, तो उसका आपका सेम ही रहेगा ना वहाँ पे। हाँ, वेटेज आपका थोड़ा अलग हो जाता है, बट आंसर तो आप सेम लिखोगे वहाँ पे। यस सर। सो सर आंसर पूरा लिखना है, नोटबुक में थी।
क्या करे अभिषेक? सर आंसर पूरा पेपर पे लिख